Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोड़ा। हम 12th के केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वहाँ हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम क्लास 10th की केमिस्ट्री के एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप सभी से पहली रिक्वेस्ट कि जो भी स्टूडेंट्स इस साल क्लास 10th में अपियर होने जा रहे हैं, अभी इस लॉकडाउन के समय उन्हें इस वीडियो की बहुत ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला काम, आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही वीडियो पूरा देख लेने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखें। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करना नहीं भूलें, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो इस साल 10th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10th का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर 5th। और चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, अपना पूरा ध्यान यहाँ रखें। सबसे पहली चीज चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, कारण कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया और अगर हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और इस चैप्टर का मीन क्या है तो उस चैप्टर को पढ़ने से मतलब नहीं। सबसे पहली चीज हम बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि केमिस्ट्री क्या है तो हम क्या समझ पाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ एक चीजें मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। केमिस्ट्री वर्ड दिमाग में आती है, हमें एक चीज दिमाग में आता है केमिकल्स। क्या आता है? केमिकल्स। तो वहीं से मैं आपको केमिस्ट्री का मतलब समझाता हूँ। केमिस्ट्री डील्स विथ केमिकल कंपाउंड। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आप कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो केमिकली कंपोज्ड होते हैं, जिनका केमिकल कंपोजिशन होता है, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। सबसे फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप अपने छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीजें पढ़ चुके हो, जैसे मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर के बारे में आप जान चुके हो। तो मैटर आपने पढ़ा होगा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा? मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसका अपना मास हो और जिसका जो स्पेस कवर करता हो उसे हम कहते हैं मैटर। बट वन मोर थिंग इज हियर, एक और चीज यहां पर आती है कि व्हाट इज मास। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में क्रिएट होते हैं। और देखो, अच्छी बात ये होगा मैंने, कारण कि इफ वी आर डील्स विद साइंस, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं और दिमाग में कंफ्यूजन्स नहीं हो तो हमारा साइंस पढ़ना बेकार है। मतलब डाउट्स होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए दिमाग में। कोई भी एक चीज पढ़ी 10 प्रश्नों से संबंध में हमारे पास होने चाहिए। मास, तो मास का मतलब क्या है? कई सारे बच्चे मास और वेट में डिफरेंस करना नहीं जानते। व्हाट इज वेट, व्हाट इज मास, ये डिफरेंस कई सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि मास और वेट सेम है। बट मैं आपको बता दूं, जब आप 10 पास आउट करके 11th में जाएंगे, 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मास अलग पढ़ा रखा है और वेट अलग पढ़ा रखा है। तो वही कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अगर दो चीजें सेम होती तो हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि वेट एंड मास आर टू सेम थिंग्स। ये दोनों क्या है? सेम थिंग है। व्हाट इज मास? तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ, अमाउंट भी कौन सा? इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको कोई चीज दे दी जाए और उसकी मात्रा कितनी है, अमाउंट कितना है, तो वो ही है मास। और अगर मैं जैसे मैं आपको ये कह दूं कि मैंने आपको कोई पत्थर का टुकड़ा ला कर दिया तो उसका अमाउंट कितना है? वो तो कहलाएगा मास ऑफ स्टोन। और उसका वेट कितना होगा?
तो उस पत्थर का ग्रेविटी की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो है उसका वेट। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ इज नोन एज वेट। हमारा जो वेट है उस वेट का कारण है ग्रेविटी की तरफ लगने वाला फोर्स, उसी की वजह से हमारा वेट क्रिएट होता है। तो ये था आपका वेट और ये था आपका मास। तो ये चलो और भी डिटेल चीजें, अभी 10th में आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता ही होना चाहिए मास एंड वेट दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। और आपको कोई पूछे कि ये दोनों अलग कैसे हैं तो ध्यान से समझना, हाउ मास एंड वेट आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आपके पास 1 किलो एप्पल है, आपके पास क्या है, सॉरी 1 kg नहीं ले सकते, 1 डजन, आपके पास मान लीजिए 1 दर्जन सेब है, क्या है 1 दर्जन सेब। अब आपको पूछा जाए 1 दर्जन सेब का मास कितना है, तो क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 सेब, कितने हैं 12 सेब। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1 डजन सेब का वेट क्या होगा, तो वेट हो सकता है 2 kg हो, कितना होता है 2 kg। तो देखिए ये जो 12 सेब है वो तो हो गया मास, जो क्वांटिटी बताता है 2 kg, तो क्या हो गया आपका वेट। अब ये बात कहाँ होगी, प्लेनेट अर्थ के ऊपर, कहाँ होगी आप अर्थ के ऊपर है। मान लीजिए यही 12 साल सेब लेकर आप किसी और प्लेनेट पर चले गए, आप मार्स पर चले गए। अगर आप मार्स पर चले जाते हो तो क्या होगा, अब भी आपके पास जो सेब है वो तो कितने हैं 12 ही है, जब तक आप खाएंगे नहीं। मान लीजिए आप यहां से जाते समय रास्ते में एक सेब खा गए तो 11 हो सकते हैं, लेकिन यहां भी 12 सेब हैं, आप किसी और प्लेनेट पर चले गए तब भी आपके पास सेब की मास जो है वो तो अभी भी 12 है। लेकिन मुझे बताइए, ये तो आप सब जानते होंगे, क्या उसका वेट अब भी 1.5 किलो या 2 किलो रहेगा क्या? नो, हो सकता है इसका वेट बढ़ जाए या इसका वेट घट जाए, लेकिन इसका वेट 2 kg आपको नहीं मिलेगा। यहाँ 2 kg था ड्यू टू ग्रेविटी, किसी और प्लेनेट पर जाओगे इसका मास कम ज्यादा हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जब हम किसी और प्लेनेट पर जाते हैं तो हमारे वेट में क्या है चेंज। तो यहाँ से आपको एक डिफरेंस मिल गया, और वो डिफरेंस क्या है, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास क्या है, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बट मास तो क्या है एक फिक्स क्वांटिटी है, बट वेट इज अ चेंजेबल क्वांटिटी। बट वेट क्या है, चेंजेबल क्वांटिटी। मास आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट आपका चेंज होता रहता है। यही डिफरेंस है मास और वेट के बीच। तो आपने क्या पढ़ा था, मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मैटर पढ़ने के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में एक और क्वेरी है कि जैसे कि मैं ये मार्कर देख रहा हूं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मार्कर बना कैसे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मार्कर, व्हाट इज द इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर मैं इस मार्कर के छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊं तो इसी लास्ट यूनिट क्या होगी जो मिलेगी। तो बस वही पूरी चीज पढ़ने के लिए इन्होंने एक ब्रांच बनाई जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या, इट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज किसकी, मैटर की। ये जो पढ़ने के लिए जो ब्रांच आती है काम में उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो बस ये थोड़ी सी जनरल बात आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए थी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगली चीज कि चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अब आप मुझे वीडियो पोस्ट करके सेल्फ एनालाइज करना है। प्रश्न मेरा ये है, वीडियो पोस्ट करना नहीं भूलें, मैं तो कंटिन्यूटी बताऊंगा, आप वीडियो पोस्ट कर लें, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लें, फिर मेरे से मैच करें कि कौन कौन सी चीजें मैच होंगी। प्रश्न मेरा ये है कि खुद सोचिए कि सुबह उठते हैं हम वहां से लेकर रात को जब हम सोते हैं वहां तक हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट करती है, जो केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। तो इसको आप वीडियो पोस्ट करके अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। यस, 1 2 3 वीडियो पोस्ट कीजिए। यस, वेलकम बैक।
अब आप मैच करिए कि कौन कौन सी। तो देखिए जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद हम क्या करते हैं, मुंह धोते हैं। फिर मुंह धोते हैं, अगर वहां उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, पानी, H2O। H2O is the chemical composition of H2 plus O2 2H2O। किससे मिलकर बना है साहब? तो ये भी तो केमिकल कंपोजिशन है। अगर ये केमिकल कंपोजिशन नहीं होता तो क्या हम वाटर से रूबरू हो पाते क्या? नेवर। तो सबसे पहली जो हम आमतौर पर कहते हैं जल ही जीवन है, जानते हो? वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट आवर लाइफ विदाउट वाटर। हम हमारे पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और वही जीवन जो हमें दिया है वो किसने दिया? केमिस्ट्री ने। किसने दिया? केमिस्ट्री ने। H2O पानी। उसके बाद आप क्या यूज थ्रू करते हो? टूथपेस्ट और टूथब्रश। आप क्या करते हो? ब्रश करते हैं। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ब्रश, और ब्रश के ऊपर क्या लगा होता है? नायलॉन के सिरे। और नायलॉन क्या है? इट इज द पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर। जो यहीं पर आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर आगे पढ़ोगे, पॉलीमर। और पॉलीमर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये भी किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। उसके बाद आप क्या बनाते हो? पेस्ट। क्या बनाते हो? टूथपेस्ट आता है ना, पेस्ट, वो भी किसका पार्ट है? केमिस्ट्री। फिर आगे जाइए आपने क्या किया? नहाने के लिए गए। नहाने के लिए आपने किसका यूज लिया? सोप। किसका यूज लिया? सोप। कंपोजिशन ऑफ केमिस्ट्री। आपने क्या काम में लिया? शैम्पू। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर आपने काम में लिया, मान लीजिए कपड़े धोने के लिए क्या काम में लिया? डिटर्जेंट भी किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। अब आप नहा धो के तैयार हो गए। यू हैव टू यूज टू वेयर क्लोथ्स। आपने किसका यूज किया? कपड़े पहनने का। कपड़े भी क्या है? फैब्रिक्स। क्या है? फैब्रिक्स मेड अप ऑफ फाइबर। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो फाइबर भी तो किसका है? सिंथेटिक फाइबर विच आर यूज्ड टू मेड अप ऑफ केमिकल्स। डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा हमने। तो ऐसे जो नेचुरल फाइबर्स और केमिकल्स की यूज से बनते हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या है? केमिस्ट्री। कपड़े पहनने के बाद आप तैयार हो गए, आप जाना चाह रहे हैं, यू हैव टू यूज अ पब्लिक व्हीकल और पर्सनल व्हीकल। आपने कोई भी यूज किया हो, बट यू हैव टू यूज थ्रू पेट्रोल, डीजल। क्या है साहब? ये भी तो केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं, पेट्रोल, डीजल। उसके बाद आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, यू यूज पेन, यू यूज पेंसिल, लीड ऑफ पेंसिल, पेपर, एनीथिंग दैट यू यूज इज द इनोवेटिव आइडिया ऑफ केमिस्ट्री। ये भी किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। ठीक है, आप उसके बाद गाड़ी के टायर्स हैं, गाड़ी के ट्यूब्स हैं, ऐसी कई सारी चीजें। ये मैं छोटे मोटे एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो आप अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। मतलब ये कि एक इन शॉर्ट में कहूँ तो वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, और आज की जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं देश के ऊपर, सबसे बड़ी महामारी कोरोना, कोविड-19 जो आई है, और उसके लिए जो अब तक डट कर लड़ रहे हैं हमारे देश के, उस विभाग की अगर मैं बात करूं, कौन सा? मेडिकल डिपार्टमेंट। किसकी बात करें? मेडिकल डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट की क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हो बिना केमिस्ट्री के? नो, नेवर। आप लोगों ने देखा होगा अब इसकी वैक्सीन की बारे में बात की जा रही है, तो वैक्सीन के लिए भी तो क्या ट्रीट किया जा रहा है? तो आप लोगों ने देखा होगा टाइट्रेशन, केमिस्ट्री 11 का एक प्रैक्टिकल होता है, उसका यूज तो ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है इसमें, क्योंकि क्वांटिटी की बात की जाती है। जब अलग अलग कंपोनेंट्स को एक फिक्स क्वांटिटी में मिलाया जाता है तो उसके लिए टाइट्रेशन बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही कई सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए जिस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो भी तो किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। तो आप देख लीजिए, आप अगर इंजेक्शंस की बात करें, आप सिरिंज की बात करें, आप किसी मेडिसिन की बात करें, आप टैबलेट्स की बात करें, आप ग्लूकोज वाटर की बात करें, किससे की भी बात करें, मेडिकल डिपार्टमेंट की एक छोटी से छोटी लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज जो है वो केमिस्ट्री से रिलेट करती है। मतलब ये कि हम चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस पता पड़ गई होगी, व्हाट इज द नीड टू इंपॉर्टेंस टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर। आपको ये तो पता ही पड़ गया होगा कि ये चैप्टर में क्यों पढ़ना है। बात आ रही समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि आपके चारों ओर एक ही चीज है। अगर हमारे चारों ओर अगर इतनी सारी चीजें केमिस्ट्री की हैं तो हमें उसको पढ़ना जरूरी होगा। इसलिए
वी आर थ्रू आउट दिस चैप्टर हम यही बात करेंगे कि हमारे डेली रूटीन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे काम की हैं, क्या उनका कंपोजिशन होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है, ये सब हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब मैं हमारे मेजर टॉपिक के ऊपर आता हूँ और वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यस। अब मैं आपको एसिड और बेस दो साथ में लेकर चल रहा हूं, ठीक है, एसिड्स, बेस, ये दो साथ में लेकर चलूंगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं सॉल्ट्स को अलग लेकर चलेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको टॉपिक्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो आपका फर्स्ट टॉपिक यही है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड्स की कुछ एक थ्योरीज दे रखी हैं, उन थ्योरीज की बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट एसिड्स, सेकेंड बेस। तो सबसे पहली चीज क्यों जरूरत पड़ी इनको क्लासिफाई करने की, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास मैंने 20 से 25 अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स लाकर कलेक्ट करके रख दिए। क्या किया मैंने 20-25 मटेरियल सेलेक्ट किए, वो लाया आपके सामने रख दिया। अब मैं ये कहूँ आपको कि इसमें से कुछ तो है एसिड और कुछ जो है बेस। आपको इनको सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट करके मुझे बताना है कि हाँ सर ये तो है एसिड और सर ये है बेस। क्या बोला मैंने? हाँ कि सर ये है एसिड और ये है बेस। बट उसके लिए आइडेंटिटी चाहिए। हमको क्या चाहिए? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। आप किसको एसिड कहोगे, आप किसको बेस कहोगे, ये जानना जरूरी है। तो पहले जो हम इनिशियल लेवल पर पढ़ेंगे वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो देखकर पता लग जाए, जो आप फिजिकली पता लगा दे, वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देख सकते हो? तो आप देख सकते हो एक तो कलर, ठीक है, एक ऑर्डर, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहली चीज एसिड का, तो एसिड का अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं टेस्ट की। किसकी देखते हैं? टेस्ट। तो जनरली एसिड को जब आप टेस्ट करते हो तो आपको टेस्ट कौन सा आता है? खट्टा टेस्ट। तो हम बताते हैं जनरली एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो जनरली एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट खट्टा आता है, मतलब जितनी भी चीजें जिसमें खट्टेपन का स्वाद आता है उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में क्या प्रेजेंट होगा? एसिड। यही कारण है नींबू, संतरा, उसके बाद आप ले लीजिए आंवला, टमाटर, दही, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड। आगे टॉपिक आएगा आपका, आपको नाम भी याद रखना है। जैसे दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। कुछ नाम जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी इसमें से प्रश्न पूछता है, 1 मार्क का सीधा क्वेश्चन आता है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन, यूं करके आ गया प्रश्न, बताइए। तो आपको ये पढ़ना होगा, आगे मैं बात करूंगा। अगर इसका टेस्ट खट्टा है तो बेस का टेस्ट कैसा होगा? तो इसका टेस्ट होता है कड़वा, इसका खट्टा और इसका कड़वा। तो यहां बताता हूं हैविंग बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट है? तो बेसेस हैव बिटर टेस्ट, मतलब एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। मतलब इनको जब आप टेस्ट करोगे तो इनको टेस्ट करोगे तो कैसा स्वाद आएगा? खट्टा, और इनको टेस्ट करोगे तो कैसा टेस्ट आएगा? कड़वा। इसका एग्जांपल लेना हो तो ले लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। आप ले सकते हो NaOH जो लैब के अंदर आता है, केमिस्ट्री लैब के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आप ले सकते हो, इसके अंदर कौन सा ले सकते हैं आप? बेस के अंदर आप ले सकते हैं जैसे साबुन, सोप। कभी गलती से नहाते समय अगर साबुन का टेस्ट मुंह में चला गया हो तो आप देखना साबुन को आप काटते हैं तो कड़वा टेस्ट आता है। तो साबुन बेस का एग्जांपल है। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा
अब दूसरी बात क्या आई कि अब मैं आपको 20 चीजें लाकर दूं, 20 चीजें लाकर दूं, तो 20 चीजें आप टेस्ट कर करके पता करेंगे क्या? कुछ चीजें तो कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये कुछ चीजें इसमें से क्या होती है डेंजर। HCl ला के रख दिया, आपने पी लिया, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपकी जान भी जा सकती है, वो आपके अंदर क्या आग जला देगा, ठीक है। तो यही कारण हर चीज आप टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर दूसरा तरीका लिया और यहाँ पर हमने यूज लिया इंडिकेटर्स का। इसका यूज लिया, ध्यान से समझना, क्या लिया काम में? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स नाम तो सुना होगा आपने, काम आते हैं इंडिकेटर्स बाइक में। कहाँ काम में आते हैं? बाइक में। कब काम आते हैं? रात को मान लो आपको जब टर्न लेना होता है तो आप इंडिकेट करते हो। अगर आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर कर रखा है मतलब यू हैव टू टर्न इन लेफ्ट। अगर आपको राइट साइड का इंडिकेटर आपने काम ले रखा है मतलब यू हैव टू टर्न इन राइट। मतलब इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेट करने का काम करते हैं। और वहां पर साइड इंडिकेट कर रहे थे, यहां पर क्या इंडिकेट करेंगे? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस which indicates the presence of acids and bases। क्या बताएंगे इंडिकेटर? कि कौन सा एसिड है वो इंडिकेट करके बताएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। और कौन सा इंडिकेशन? कलर इंडिकेशन। कौन सा इंडिकेशन? कलर इंडिकेशन देते हैं, ठीक है। तो जनरली इंडिकेटर्स भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ एक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, कुछ एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, हल्दी ले सकते हो आप, टर्मरिक, इसका एग्जांपल टर्मरिक। और आप सभी आज का एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको घर पे करने के लिए। आप प्रैक्टिकल करें इसका, एसिड और बेस का, आप तुरंत समझ जाएंगे यस ये एसिड है और ये बेस है। आप सभी को करना है, ध्यान से सुने। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके इसका वीडियो बनाएं और इसका वीडियो बनाकर कंपलसरी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं आपके वीडियो को शेयर करूंगा आपके नाम से। अब फिर मैं बोल रहा हूं, सुने ध्यान से, ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है आप घर पर ट्राई करें, उस वीडियो को बनाते, उस प्रैक्टिकल को करते हुए उसका वीडियो बनाएं, उसका वीडियो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपके वीडियो को आपके नाम से शेयर करूंगा। इसलिए ध्यान रखें, ये टास्क आप आज घर पे जरूर करें। क्या करना है? आपको एक कंटेनर लेना है। क्या करना है? एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर आपको क्या करना है? पानी भर देना है। क्या भरना है? वाटर। मतलब आपको जरूरत क्या पड़ेगी? सबसे पहली चीज आपको लेना है कंटेनर, एक तो लेना है बर्तन, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने? वाटर। क्या किया? वाटर। अब आप लोगों ने देखा होगा तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं तंबाकू, हमें नहीं खानी, बिकॉज तंबाकू इज इंजरियस टू हेल्थ। फर्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ, जिसके अंदर इससे संबंधित बहुत सारी चीजें बता रखी है। तो आप खुद भी जागरूक हो, अपने आस पड़ोस वालों को भी जागरूक करें, अपने पेरेंट्स में से अगर कोई इसका आदी हो चुका है तो उसको भी जागरूक करें। वी हैव टू अवॉइड तंबाकू, हमें तंबाकू को अवॉइड करना है। तंबाकू ही नहीं, ऐसे जितने भी मादक पदार्थ हैं हमें उनसे दूर रहना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको काम में लेना है तंबाकू में आने वाला चूना। क्या काम में लेना है? चूना। तो अगला आप जो काम में लोगे वो क्या लेंगे? चूना। तो आपने लिया क्या? कंटेनर में डाला पानी। अब मैं ले रहा हूँ चूना। ध्यान से चूना करना क्या है? आपको थोड़ा सा चूना डालना है इस पानी के अंदर, और इस पानी को क्या कर देना है? चूने में अच्छे से इस चूने को उसके अंदर मिला देना है। इसको मिलाया अच्छे से, और चूने का पानी बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए? चूने का पानी। अब आपके पास चूने का पानी है। अगला काम आप क्या करोगे? इसके अंदर आप डालोगे हल्दी। सबके घरों में मिल जाएगी हल्दी, चूना भी मिल जाएगा। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको घर पे नहीं मिलेगी। आपको चूना मिल जाएगा, हल्दी मिल जाएगी, पाउडर मिल जाएगा, कंटेनर मिल जाएगा। हल्दी डालेंगे आप इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? कलर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हल्दी इज ए इंडिकेटर। हल्दी क्या है? इंडिकेटर। अब मुझे आप बताइए हल्दी डालने पर कौन सा कलर आना चाहिए? पीला कलर आना चाहिए। कौन सा कलर आना चाहिए? पीला। लेकिन आप अपने घर वालों को बुलाएं, देखिए मैं आपको जादू बताता हूँ, होगा क्या? जैसे ही आप हल्दी इसके अंदर डालोगे यहाँ कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर। कौन सा कलर आएगा? रेड कलर। देखो आपको करना है इस प्रैक्टिकल को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो करेंगे तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अपने आस पड़ोस में बताएं, खुद देखें, रेड कलर आएगा। और उसका वीडियो मुझे भेजना नहीं होगा। रेड कलर आएगा। रेड कलर जो है वो क्या होगा? इसके अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन कौन से कलर में आ जाएगा? रेड। अब इस टॉपिक से इसका क्या मतलब? तो आपको पता होना चाहिए कि चूना जो है वो क्या है? बेस है। चूना क्या है? बेस। चूना क्या है साहब? बेस।
और चूना बेस है। इस वजह से बेस जो है, हल्दी जो है, हल्दी क्या है, मैंने पहले कह दिया था इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है? कलर इंडिकेटर। तो हल्दी की एक खासियत होती है कि वो बेस के साथ कौन सा कलर देती है? रेड कलर देती है। कौन सा कलर देती है? रेड कलर। अब आपका नुकसान हो गया, आपने डाली थी हल्दी, कलर आ गया रेड, आना चाहिए था पीला, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है? बेस की वजह से। अब आपने भी एक और रिएक्शन पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में, कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ रखी है? न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको इसके रेड कलर को खत्म करना है, तो रेड कलर का कारण क्या है वो बता दो। रेड कलर का कारण क्या है? बेस। तो आप इस बेस के कलर को खत्म करना चाह रहे हो, तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब इस बेस का इफेक्ट खत्म करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर बेस का इफेक्ट किससे खत्म होता है? एसिड से। मतलब आपको कोई ऐसी चीज इसके अंदर डालनी है जिसमें हो एसिड। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा नींबू सत। क्या सजेस्ट करूंगा? नींबू सत। नींबू सत एक नमक के दाने की तरह आता है, सफेद कलर का, जो किराने की दुकान पर 5 रुपए में आपको मिल जाएगा, या बहुत से जगह में अचार वगैरह बनाने के लिए गर्म ही होता है नींबू सत। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो किराना स्टोर से ले आए। फिर भी अगर नींबू सत आपको नहीं मिलता है तो घबराए नहीं, आप एक नींबू ले लें। क्या ले लें? नींबू। और उस नींबू का रस इस कंटेनर के अंदर डाल दें। और अगर नींबू सत मिले तो नींबू सत, नहीं मिले तो नींबू इसके अंदर डालें, अच्छे से मिलाएं, और आप देखते ही देखते देखेंगे कि बेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपका हल्दी का जो पीला रंग है वो वापस आ जाएगा। क्या होगा? हल्दी का पीला रंग वापस आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट कंपलसरी आपको घर पे करना है। ये करने से आपको एसिड और बेस के बीच इंडिकेटर डिफरेंस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को सभी कंपलसरी आज अपने घर पे करेंगे। अब देखिए आगे इंडिकेटर का यूज लेंगे। अब हमें क्या करना है? उन 20 चीजों को अलग करना है जो हमारे पास आई है। हम कैसे अलग करें? तो सबसे पहली चीज जो आपने ली, यहाँ पर जो इंडिकेटर काम में लेते हैं वो लेते हैं लिटमस पेपर। क्या लेते हैं? लिटमस पेपर। कौन सा लोगे? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपके पास अलग अलग कलर के होते हैं, रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो एसिड के केस में आप लोगे कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू। क्योंकि अगर ये एसिड होगा तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में। तो ये आपकी पहली एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये ब्लू टू रेड करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या लोगे? लिटमस पेपर। कौन सा लोगे? रेड कलर का। कौन सा लोगे? रेड। तो बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ ब्लू क्या करता है? रेड को कन्वर्ट करता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, क्या होता है? तो ABR कैसे याद रखें? ABR बोले तो एसिड ब्लू टू रेड। इसको क्या याद रखें? BRB, बेसेस रेड ब्लू। ABRB शॉर्ट ट्रिक की तरह इसको याद रख सकते हैं आप कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जनरली आपके पास दो प्रॉपर्टी आ गई, एक तो आई टेस्ट की, एक आई कलर की। ठीक है, दो बात कर चुके हैं आपको। अब मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ इंडिकेशन के लिए। इंडिकेशन के लिए हाँ, बट याद है ना, ये हम बना रहे हैं, इसका कोई परफेक्ट जिक्र नहीं है, मतलब ये ट्रिक है, हम याद रखने के लिए थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं। तो क्या, जिसके भी आगे आपको H दिख गया वो सारे क्या होंगे? एसिड्स। जिसके भी आगे आपको H दिख गया वो सारे क्या होंगे? एसिड्स। बट मैं फिर बता देता हूँ, ये कोई फैक्ट नहीं है, कई जगह ऐसे भी जहाँ आगे H नहीं है फिर भी वो एसिड, में एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। और दूसरा, जिसके भी पीछे हमको क्या दिख गया? OH। जिसके भी पीछे हमको क्या दिख गया? OH, वो हमारा क्या होगा? बेस। जिसके आगे हमें H दिख गया वो सारे एसिड्स, जिसके पीछे हमको OH दिख गया वो सारे बेस। अब मैं इनके एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहाँ पर। HCl आगे क्या दिख गया? H। H2SO4 आगे क्या दिख गया? H। HNO3 आगे क्या दिख गया? H। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, एसिटिक एसिड। क्या लिख रहा हूं? एसिटिक एसिड। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल है CH3COH। ये एसिड है साहब, बट मेरी ये ट्रिक यहाँ काम नहीं कर रही, आगे H नहीं है, बट ये कुछ जगह पर काम कर सकती है। आप इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं माने,
सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ये खाली याद रखने के लिए चीज है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम, OH जिसके पीछे हो NaOH, दूसरा MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, तीसरा AlOH होल थ्राइस। तो ये था कुछ एसिड और बेस के एग्जाम्पल। तो एसिड्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर, एसिड क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल है। कुछ थ्योरी का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा नहीं है। जो काम की चीज थी वो मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ। टेक्स्ट बुक अगर आपके सीनियर्स जिनके 10th साइंस का पेपर हो गया है, अगर आपके सीनियर्स आपके गांव में कहीं आसपास रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करें, टेक्स्ट बुक का अरेंजमेंट करें। जितनी चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट बुक से रीड करें, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, यहाँ से समझ रहे हो, तो आपका वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, एसिड और बेस की बात हमारी यहाँ पर पूरी हुई। अब तीसरा भाग, मैंने 3 चीजें लिखी थी यहाँ पर, एक लिखी थी मैंने एसिड, दूसरी मैंने लिखी थी बेस, और तीसरी मैंने लिखी थी सॉल्ट। 3 चीजें लिखी थी, जिसमें 2 मैंने बताई, लेकिन सॉल्ट अभी तक मैंने बताया नहीं। व्हाट इज सॉल्ट? तो सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट एक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनता है। क्या है सॉल्ट? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किससे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड। लेकिन एक और बड़ी बात, हमको तो यही नहीं पता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं, एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, बनेगा क्या? प्रोडक्ट, वाटर और सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर, ये रहा आपका सॉल्ट। एसिड और वाटर रिएक्शन करेंगे और बनेगा क्या? सॉल्ट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिए क्या? HCl रिएक्शन होगी किसके साथ? NaCl। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि सर हमें ये तो पता पड़ जाती है, यहाँ क्या बनेगा ये कैसे पता पड़ेगी? तो वो कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जब भी टूटेगा तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, H प्लस और Cl माइनस। ये भी जब टूटेगा तो आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। तो देखो ये तो पता पड़ जाएगी आपको, आगे वाला हमेशा प्लस होगा, आगे वाला, पीछे वाला हमेशा क्या होगा? माइनस। आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने सिर्फ H लिया, यहाँ पर N और A दोनों लिए। ठीक है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन ये क्या है? एक एलिमेंट का सिंबल है। और याद रखें, पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, तो जब तक स्मॉल आ रहे हैं उन सबको एक साथ ही लेना है। अगला कैपिटल नहीं आता तब तक वो पूरा एक ही है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, यहाँ पर H था, ये C कैपिटल आ गया, मतलब ये दोनों अलग हो गए। C के बाद L स्मॉल है, इसलिए L C के साथ आएगा। N कैपिटल N स्मॉल, ये दोनों एक साथ आ गए। C कैपिटल L स्मॉल, ये दोनों एक साथ आ गए। तो ये सिंबल डिसाइड होते हैं एलिमेंट के। तो अब क्या करना है आपको? इसके प्लस को इसके नेगेटिव के, सॉरी NaCl बेस लेना, सॉरी NaOH गलती हो गई हमारी, OH क्या आएगा? NaOH। तो इसके प्लस को इसके माइनस के साथ, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़कर हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। तो सॉल्ट आपका बन गया ये वाला, क्या बना? NaCl। क्या बना? NaCl। और ये आपका बन गया HOH, क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? वाटर। इस तरीके से बना आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। HCl प्लस NaOH, HCl आगे H एसिड, पीछे OH बेस, क्या बन गया? सॉल्ट NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्ट बनता कैसे है उसकी एग्जाम। तो क्या है सॉल्ट? सॉल्ट इज द कंपाउंड formed by the neutralization reaction between acid and base and forms salt and water। तो ये आपका जनरल पूरा हुआ। लेकिन बट आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एसिड क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो यहां पर कुछ कंडीशन बनी है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट।
अगर आपने एसिड जो ले रखा है वो ले रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा ले रखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस जो ले रखा है वो कैसा है? वीक बेस। तो आपका सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक। सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी बात मनवाएगा। इसने अपनी बात मनवाई कि तेरा नेचर एसिडिक होना चाहिए, तो सॉल्ट एसिडिक। बी इस आपने एसिड जो ले रखा है वो ले रखा है वीक, बेस जो ले रखा है वो आपने ले रखा है स्ट्रॉन्ग। अब ये कमजोर पड़ रहा है, ये हैवी है, ये कह रहा है साहब मेरी बात मानो, तो सॉल्ट आपका बनेगा कैसा? बेसिक। कैसा बनेगा? बेसिक। ठीक है। अब आपके पास क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। आप एसिड ले रहे हैं, एसिड आप क्या करोगे? एसिड आपने ले रखा है अब स्ट्रॉन्ग, अब बेस भी स्ट्रॉन्ग आ गया, बेस भी कैसा गया? स्ट्रॉन्ग। दोनों तगड़े, दोनों लड़ा रहे, दोनों लड़ाने के बाद दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब सॉल्ट ना तो एसिडिक बनेगा, सॉल्ट ना ही बेसिक बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग। तो ये कैसा बनेगा? न्यूट्रल। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। अब मैं ये कह रहा हूं एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों वीक है, दोनों कमजोर है ना, ये अपना असर दिखाएगा ना ये अपना। इस केस में भी सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। मतलब सॉल्ट आपके पास टोटल 3 तरीके के होते हैं। पहला एसिडिक सॉल्ट, दूसरा बेसिक सॉल्ट और तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी बात हुई कुछ इनकी। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। कैसे एग्जांपल्स? जैसे कि आपको मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताइए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा याद रखें कौन सा? HCl। कौन सा? HCl। दो एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस याद रख, स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड आप याद करते रहिए, तो वीक एसिड आपका होना चाहिए CH3COOH। वीक एसिड आपका कौन सा होगा? CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस आपको पूछे, ये एग्जांपल आता है सीधा एग्जाम में, स्पेस को याद रखें। स्ट्रॉन्ग बेस आपका होता है NaOH। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको पूछा जाए वीक बेस, तो वीक बेस आपको पता होना चाहिए NH4OH। ये बॉक्स के अंदर जो चीजें लिख रखी है वो आपको कंपलसरी याद होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल ले लेके बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। सबसे पहले HCl प्लस NaOH। सॉल्ट आपका क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा बनेगा? न्यूट्रल। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लीजिए आप, HCl प्लस NH4OH। तो क्या हो जाएगा? NH4 और Cl मिलकर क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस H2। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये कैसा बनेगा? सॉल्ट एसिडिक बनेगा। अब आप क्या कीजिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए। वीक एसिड कौन सा ले लिया? CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले लिया? NaOH। अब यहाँ पर आपका सॉल्ट, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक चीज आई है, तो वो देखना। ये जो है ना CH3COOH, ये कैसे टूटता है पता है? CH3COO माइनस और H प्लस। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको मिटा रहा हूं मैं। चार्ट से देखना क्या लिया आपने? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका क्या बन गया? सॉल्ट NaCl प्लस H2। ये NaCl नेचर में कैसा है? न्यूट्रल, क्योंकि दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब आपने एसिड अब भी स्ट्रॉन्ग ले रखा है, बेस क्या ले लिया? वीक। आपके पास क्या बन गया? NH4Cl प्लस H2। ये कैसा बना? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक। ठीक है। अब आपने एसिड कौन सा ले रखा है? वीक, CH3COOH। बेस कौन सा ले लिया? स्ट्रॉन्ग NaOH। इस केस में आपके पास कैसा बनेगा? तो क्या होगा? ये कैसे टूटेगा? वो लेगा, ये टूटता है CH3COO माइनस और H प्लस। ये कैसे टूटा? Na प्लस OH माइनस। ये Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस H। क्या बन गया? CH3COO Na। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा बनेगा? बेसिक। कैसा बनेगा? बेसिक। अगला लेते हैं अपन एग्जांपल। ठीक, अगला कौन सा? ये तो हो गया आपके पास CH3COOH। अब आपने क्या ले रखा है? CH3COOH ले रखा है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? NH4OH। ये भी वीक, ये भी वीक, तो क्या होगा? CH3COO NH4
प्लस H2। ये कैसा बनेगा? न्यूट्रल। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। तो ये चारों एग्जांपल्स और चारों रिएक्शंस याद रखें कि कब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग बनता है, कब आपका सॉल्ट एसिडिक बनता है, कब आपका सॉल्ट बेसिक बनता है और कब आपका सॉल्ट न्यूट्रल बनता है। तो टोटल 4 एग्जांपल्स और 4 रिएक्शंस मैंने आपको बताई है। अब याद रखना कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, ये तो सॉल्ट क्या है, कैसे बनते हैं सॉल्ट, उनकी बात होती है। अब सॉल्ट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सॉल्ट की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? हाई। ठीक है, सॉल्ट्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और जनरली दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। सॉल्ट आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? क्रिस्टल। और अगला टॉपिक आ रही है डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगला क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये याद रखें, अगला टॉपिक है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगला टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कि वाटर प्रेजेंट होता है सॉल्ट में। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने पहले कहा सॉल्ट के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं और उनके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के लिए जैसे ले लेता हूं मैं Na2CO3 10H2, Na2CO3.10H2, ये .10H2 है, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये याद रखें। तो सोडियम कार्बोनेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ CaSO4.12H2, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पाउडर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हार्डनेस जो आ जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, उसकी रिएक्शन होती है। इसके अंदर जब जैसे आप वाटर डाल देते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाल देते हैं तो ये हार्ड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला बन जाता है CaSO4.2H2। इसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। तो ये POP, इसका फॉर्मूला CaSO4.2H2, इसका जिप्सम। इन दोनों में क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पूरा हुआ। आज हमने 10th साइंस का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है और साथ ही कुछ चीजें पढ़ी है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नॉट इवन लिटिल एंजल्स, किसी भी स्कूल का कोई भी स्टूडेंट है जो 10th में है, आप उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। स्टडी मटेरियल है वो इसको देखेगा। लॉकडाउन में टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 10th बोर्ड के हिसाब से आपको तैयारी का मौका मिल सकता है, चैप्टर पूरे हो सकते हैं। और जो मैंने आपको आज एक्टिविटी बताई है वो भी सभी स्टूडेंट्स को करना है, जिस भी स्कूल के आप हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये एक्टिविटी करनी है। कौन सी? नींबू सर, चूने का पानी, वीडियो के अंदर मैंने इसको पूरे अच्छे से समझा रखा है, उसको समझ लें। और खास बात, वो एक्टिविटी करते हुए आपको अपना वीडियो शूट करना है। आपका नाम, आपके स्कूल का नाम मुझे भेजें, मैं आपके वीडियो को शेयर करूंगा, आपके वीडियो को अपलोड करूंगा। इसलिए आप कंपलसरी अपना वीडियो बनाकर मुझे जरूर भेजें और मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझे अपना वीडियो जरूर भेजें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेते हैं वो वीडियो के लास्ट में नीचे की ओर जाए, वहां कमेंट करके सेशन है, उस कमेंट में अपना नाम लिखकर आई वॉच वीडियो, मैंने वीडियो देख लिया है, ये कमेंट कंपलसरी करें। ठीक है, अपना नाम लिखना है और आपने वीडियो देख लिया है, ये इंडिकेशन हमें जरूर दें। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।